वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इको ट्यूटोरियल्स। आज फिर हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीबीएसई 12th इकोनॉमिक्स पे आ गए हैं। चैप्टर का नाम है एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। देखो, ये दो टॉपिक्स हैं, एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड। और एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड एक फिर से सीबीएसई के लिए इकोनॉमिक्स है। दोनों में से सीबीएसई इकोनॉमिक्स के लिए इम्पॉर्टेंट है और दोनों में से एक टॉपिक आपको फाइनल में मिलता है। लेकिन बिफोर आई प्रोसीड फर्दर ऑन दिस टॉपिक एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड, मैं आपको केन्स से पहले, केन्स का एरा जो है 1930s में शुरू होता है। 1936 में आपको पता है उसने बुक लिखी थी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। मैं उससे पहले लेके जाता हूँ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जैसे मार्शल, वॉलरस, ये सारे ये यूज करते थे, पिगू, जेएस मिल, ये एक वर्ड यूज करते थे, फुल एम्प्लॉयमेंट, कि रिसोर्सेज आर ऑलवेज इन फुल एम्प्लॉयमेंट। तो पहले तो मेरे को ये वर्ड एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि व्हाट इज दिस फुल एम्प्लॉयमेंट। फ्रेंड्स, फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए हम कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन एनीबॉडी who is willing to work at existing wage rate is given employment। नंबर वन, कि ऐसी सिचुएशन जहां पर कोई भी जो एग्जिस्टिंग वेज रेट, जो डिमांड और सप्लाई द्वारा डिटरमिन है, काम करना चाहे उसको रोजगार मिलेगा, उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता है, दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन दैट ही इज विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट एंड इज नॉट गेटिंग एम्प्लॉयमेंट। पहली बात कि ये सिचुएशन है जहां एनीबॉडी हु इज विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट इज गिवन एम्प्लॉयमेंट। और कहते हैं हम वेयर रिसोर्सेज are fully utilized या optimum utilization of resources। second, this is second। and the third one is, देखो third one वो कहता है where involuntary unemployment इज इक्वल टू जीरो। तीन सिचुएशंस बोल दी मैंने फुल एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले इस चैप्टर पे जाने से पहले आपको फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब पूरा पता होना चाहिए। कहता है एक, कोई भी जो एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करना चाहता है, ही इज गिवन एम्प्लॉयमेंट। सेकंड, रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड। एंड थर्ड वन, इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री होता है कि मैं 8 रुपए पे काम करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गेट एम्प्लॉयमेंट एट ₹8 बट इज नॉट गिवन एम्प्लॉयमेंट, ऐसा आउट ऑफ क्वेश्चन। लेकिन फ्रेंड्स, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि देयर इज नो अनएम्प्लॉयमेंट, जैसा कि ये नेक्स्ट स्लाइड मेरी आपको बताएगी। कहता फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट इज जीरो, बट देयर कैन बी दीज टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विच मे एग्जिस्ट एट फुल एम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले ले लो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड। कहता है कि देयर कैन बी वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज दैट वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट? दैट आई एम विलिंग टू वर्क एट ₹8 existing wage rate but I am not given employment. That is voluntary unemployment. That is voluntary unemployment occurs when people choose not to work at existing wage rate। कि मैं 8 रुपए पे काम ही नहीं करता, 8 रुपए मिलता मैं नहीं करता, so you can be unemployed। Second is frictional unemployment occurs when people are between jobs searching for suitable एम्प्लॉयमेंट फॉर चेंजिंग जॉब्स, कि मैं एक जॉब से दूसरी जॉब की तरफ जाना चाहता हूं। कि मैं एक काम करता था, एक टीचिंग का करता था, टीचिंग से मैं से HR में जाना चाहता हूं, तो इस इन बिटवीन मेरे को जो टाइम लग रहा है दैट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। थोड़ी टाइम के लिए आई विल बी अनएम्प्लॉयड till I get the new job। Then structural unemployment arise due to structural change in economy such as change in technology, consumer preferences। You are working with hand and there comes machine, आपकी replacement machine आ जाती है। And unless and until इस change of technology के कारण you are unemployed till you learn that टेक्नोलॉजी या कंज्यूमर की प्रेफरेंस चेंज हो जाती है, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है स्ट्रक्चरल। देन ज्योग्राफिकल, व्हेन पीपल आर नॉट विलिंग टू वर्क
बट सुटेबल जॉब्स आर नॉट अवेलेबल इन देयर लोकेशन, मेरे घर के पास मेरे को नहीं अवेलेबल है, दूर मिलता है, मैं नहीं जाना चाहता। देन सीजनल, ड्यू टू सीजनल नेचर ऑफ वर्क यू आर अनएम्प्लॉयड, ड्यू टू सीजनल नेचर ऑफ वर्क यू आर अनएम्प्लॉयड। क्या आप एक आइस फैक्ट्री में काम करते हो तो जो विंटर के मंथ्स हैं उसमें आप अनएम्प्लॉयड। लेकिन फ्रेंड्स देखो, ध्यान दो, ये जितनी भी अनएम्प्लॉयमेंट में बताई, दिस इज ओनली फॉर ए शॉर्ट पीरियड। क्लासिकल्स ये बिलीव करते थे कि शॉर्ट पीरियड में ये अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है, लेकिन अदरवाइज देयर इज ऑलवेज फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। तो आपको फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब पता चल गया, फुल एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है ये पता चल गया। फुल एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन वेयर अवेलेबल रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज। मैं बोल ही चुका, एनीबॉडी विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट इज गिवन एम्प्लॉयमेंट। एट फुल एम्प्लॉयमेंट देयर इज नो डिमांड डेफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट की डिमांड नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। कुछ टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट ऐसी हो सकती है, लेकिन ये शॉर्ट पीरियड में। इसके बाद आता है एरा, शुरू होता है केन्स का, लॉर्ड केन्स। आपको बड़ी अच्छी तरह इस नाम से यू आर फेमिलियर, आपने +2 में बहुत कुछ इसके बारे में पढ़ लिया। लॉर्ड केन्स, आपको पता है इसने एक बुक लिखी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये बुक उसने लिखी 1936 में। अब ये कहता है, ये क्लासिकल्स का कंसेप्ट कि देयर इज ऑलवेज फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी इज रॉन्ग। उसने एक नई वर्ड टर्म कॉइन की, देखो ध्यान से देखो बेटे, दैट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। कहता रियलिटी में इकोनॉमी is not at equilibrium at full employment, but it is in under employment equilibrium. अब क्वेश्चन ये उठता है कि what is this under employment equilibrium? यहां ऊपर लिख दिया मैंने under employment equilibrium। कहता है it is the situation where इक्विलिब्रियम अकर्स एट लेवल लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट। अब आपको फुल एम्प्लॉयमेंट का पता है, कहता है इक्विलिब्रियम वहां हो जाता है जहां इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम उस लेवल पे एस्टेब्लिश हो जाता है जहां अनएम्प्लॉयमेंट है। इसको देखते हैं, डायग्राम बनाते हैं, इसका देखते हैं, वेरी सिंपल। देखो इसको समझो आप बड़े ध्यान से, ADAS एंड दिस इज इनकम, इनकम आउटपुट मैक्रो में आपको पता है, दिस ये लाइन से यू आर फैमिलियर, दिस इज AS कर्व, C+S एंड दिस इज AD कर्व, दिस इज C+I, you know. Let us say this is a full employment level, this is full employment, let us say economy is at full employment at this level। ये क्लासिकल्स का पॉइंट ऑफ व्यू था कि इकोनॉमी इस लेवल पे फुल एम्प्लॉयमेंट पे आ जाती। लेकिन व्हाट केन्स सेड, केन्स कहता नो, दिस इज रॉन्ग। इन एक्चुअल द इक्विलिब्रियम अकर्स एट दिस लेवल। देखो जरा ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग है। कहता है AD कर्व यहां इक्विलिब्रियम पे नहीं आ रही, ये आ रही है, देखो AD1। कहता एक्चुअल इक्विलिब्रियम इज एट दिस पॉइंट, not at this point, this is actual equilibrium। फुल एम्प्लॉयमेंट यहां है, एक्चुअल इक्विलिब्रियम यहां है, इसका मतलब इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट तो यहां है, आप एक्चुअल में ये दे रहे हो। मतलब कहने का उसका कि इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम उस लेवल पे आ रहा है जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट है, और इस अनएम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को उसने नाम दिया अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से देखो कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट है। केन्स कहता था रियलिटी में इक्विलिब्रियम यहां नहीं आ रहा, यहां आ रहा है, विच इज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, और इसी के बेस पे
केन्स ने 1930s की डिप्रेशन को एक्सप्लेन किया। उसने कहा कि इक्विलिब्रियम यहाँ, जो कि क्लासिकल्स कहते थे कि हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट होती है, रॉन्ग। रियलिटी में इक्विलिब्रियम यहाँ आ रही है जहां पर वो कहता है कि इतनी डिमांड की कमी है, दिस इज लेस डिमांड, कि डिमांड यहां नहीं होनी चाहिए थी, यहां होनी चाहिए थी फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए, लेकिन एक्चुअल में ये है डिमांड की कमी के कारण अनएम्प्लॉयमेंट है। और इक्विलिब्रियम ऐसे लेवल पे स्टैब्लिश हो रहा है वेयर देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट। इसको नाम दिया उसने अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। देखो इसको साथ में आपको स्लाइड भी दिखा देता हूं। देखो ये बनी हुई है बहुत बढ़िया। एट अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड इज इनसफिशिएंट टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। मैंने अभी बताया कि एक्चुअल जो डिमांड है वो ये है, और फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए मेरे को चाहिए थी ये, इनसफिशिएंट है, डेफिशिएंट है, इसके कारण फुल एम्प्लॉयमेंट डिप्रेशन है इकोनॉमी में। और याद रखो 1930s की डिप्रेशन का उसने नाम दिया, कहता लेस डिमांड, एग्रीगेट डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड, और या उसका कॉइन किया हुआ वर्ड था लेस इफेक्टिव डिमांड। इसके कारण डिमांड कम है। देखो यहां फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, एक्चुअल यहां आ रहा है, दिस टर्म इज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ये अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम वेरी क्लियर, आप देख सकते हो इसको, पूरा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आपको दिख रहा है यहाँ पे। आई सपोज दिस इज क्लियर। अगर नहीं तो मैं इसको ओपन कर, थोड़ा बड़ा करके दिखा देते हैं। ये देखो, इसको पूरा देखो आप, दिस इज क्लियर डायग्राम। देखो क्या कहता है वो, ध्यान दो कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज एट दिस लेवल, whereas in actual the equilibrium is this, and this is unemployment in the economy, this is unemployment in the economy। इसको इसने नाम दिया अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। और ये अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हो रहा है इस एग्रीगेट डिमांड डेफिशिएंट डिमांड के कारण। और उसने ये भी रेमेडी भी बताई, इसके लिए वर्ड उसने यूज किया लेस इफेक्टिव डिमांड। और इस रेमेडी भी बताई कि अगर यहां से यहां तक आना चाहती है तो आपको क्या करना चाहिए। वो कहता है यहां से यहां आने के लिए आपको एग्रीगेट डिमांड को ये लेवल ना लेके ये लेना पड़ेगा, मतलब एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा। और उसने कहा जी इस डिमांड को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन मैं इतनी डिटेल में नहीं जाना चाहता, +2 लेवल पे रहना चाहता हूं। तो +2 लेवल पे अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन जहां इकोनॉमी उस लेवल पे इक्विलिब्रियम पे आ जाती है जहां देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट। अब नेक्स्ट आप देखोगे, नेक्स्ट आएगा ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। देखते हैं, नेक्स्ट इज दिस। ये तो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हो गया। देन नेक्स्ट इज दिस ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। देखो ध्यान दो, हमने क्या किया था, ध्यान दो। देखो अगर मैं एग्रीगेट डिमांड कर्व को यहां बनाता हूं दिस, तो ये लेवल था मेरा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। लेट अस से दिस इज एफ, दिस इज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। पास था इसका डेफिशिएंट डिमांड की डिमांड इतनी कम है। गेटिंग? अब दूसरा आता है ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट, कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से ज्यादा एग्रीगेट डिमांड। अब ये है, देखो यहां इक्विलिब्रियम, अगर एग्रीगेट डिमांड कर्व ये होती AD1 तो इक्विलिब्रियम मेरा यहां आ जाता, जबकि फुल एम्प्लॉयमेंट है मेरा ये, और एक्चुअल आ रहा है ये, दिस इज एक्चुअल। तो ये लेवल जो है दिस इज ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। 2 लेवल है बेटे, एक फुल एम्प्लॉयमेंट से कम जिसको टर्म किया अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, एक फुल एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा जिसको हमने नाम दिया ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। और इसी के बेस पे हम कहेंगे एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। देखो वेरी सिंपल, ये सिचुएशन डेफिशिएंट डिमांड की है, ये एक्सेस डिमांड की है। ये नेक्स्ट पार्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। अब इसके बाद हम आते हैं अपने इस एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड पर। अब सबसे पहले आए एक्सेस डिमांड पर। फिर से मैं इसको स्प्लिट स्क्रीन करता हूं जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग। एक्सेस डिमांड, सबसे पहले क्या हमने
एक्सेस डिमांड। फ्रेंड्स देखो इसको ध्यान से, अब एक्सेस डिमांड के लिए ADAS एंड ये इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट, ये हमने बना दिया सबसे पहले ASC प्लस S और ये बना दी मैंने AD। दिस इज माई इक्विलिब्रियम, लेट अस से फुल एम्प्लॉयमेंट, दिस इज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में अगर एग्रीगेट डिमांड कर ये ना होकर लेट अस सी, ये ना होकर ये हो, मैं कहता हूं AD1 और इक्विलिब्रियम मेरा आ रहा है यहां। अब देखो इसको ध्यान दो, बड़ा सिंपल सा डायग्राम है, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, एक्चुअल ये आ रहा है, इसको आपने नाम दिया था ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट, या इसका दूसरा नाम आता है ये एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड कि इतनी डिमांड एक्सेस है, ये भी यहां भी दिखा सकते हो, यहां भी दिखा सकते हो। एक्सेस डिमांड ये लेवल, दिस इज एक्सेस डिमांड की डिमांड इतनी ज्यादा है। दूसरा नाम इसको दिया जाता है इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप की डिमांड जो है फुल एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, आपकी कैपेसिटी से ज्यादा डिमांड है, इसलिए ये प्राइस को राइज करती है, इन्फ्लेशन को प्रोड्यूस करती है, एक्सेस डिमांड। और अगर आप डेफिशिएंट डिमांड बना रहे हो, वेरी सिंपल देखो इसको, डेफिशिएंट डिमांड के लिए मैं क्या करूंगा, डेफिशिएंट डिमांड के लिए ये एग्रीगेट डिमांड का ये ना होकर ये AD2। अब मेरा इक्विलिब्रियम यहां आ रहा है, इसको नाम देता हूं N1। अब देखो फुल एम्प्लॉयमेंट यहां है, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट है, आपने अभी पढ़ा भी है इसको। तो ये लेवल जो है दिस इज डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड एक बार ऊपर एक बार नीचे, डेफिशिएंट डिमांड ये भी डेफिशिएंट डिमांड को दिखा सकते हो, दिस इज डेफिशिएंट डिमांड। डिफ्लेशनरी गैप, इसमें प्राइसेस कम हो, बड़ी सिंपल सी बात है। देखो फिर देख लो, ध्यान दो, पहले AS फिर AD, ये एक, अगर मैं ऊपर बना दूंगा ये लेवल, तो फ्रेंड्स ये जो होगा वो एक्सेस डिमांड होगा, एक्सेस डिमांड, या ये कह लो दिस इज एक्सेस डिमांड। और दूसरा नाम है इसका इन्फ्लेशनरी गैप। और डेफिशिएंट दिखा रहा हूं तो इसको नीचे दिखा दूंगा AD1। अब इसी लेवल पे ये हो गई डेफिशिएंट डिमांड, या ये कह लो इस इक्विलिब्रियम पे ये लेवल, ये दिस इज डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड, और इसको कहते हैं डिफ्लेशनरी गैप, इसको कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। बड़ा सिंपल है, पहले आपने एक्सप्लेन किया फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, उसके बाद आई अंडर एम्प्लॉयमेंट, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। जो ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट है वो है एक्सेस डिमांड, और जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है वो डेफिशिएंट डिमांड। वेरी सिंपल, ट्रेंड के साथ चलोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब इस स्लाइड में देख लो, वेरी सिंपल, देखो ध्यान से, यस। नाउ इस डायग्राम में वेरी क्लियर, देखो ध्यान दो, इन्फ्लेशनरी गैप, ये आपका, इसमें देखो मैं आपको बताऊं, ये आपका फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, दिस इज माय फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। और रियलिटी में एग्रीगेट डिमांड का ये ना होकर ये है, ये आपका आ गया इन्फ्लेशनरी गैप, या इसको एक्सटेंड कर दो, ये हो गया आपका इन्फ्लेशनरी गैप। दिस इज इन्फ्लेशनरी गैप कि अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट से ऊपर अगर एग्रीगेट डिमांड करेगी तो वो इन्फ्लेशनरी गैप या एक्सेस डिमांड को क्रिएट करेगी। ये पूरा लिखा है, देखो क्या लिखा, व्हेन आउटपुट इज अबव फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ये इट क्रिएट सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। ये सारा अगर आप इसको देखना चाहोगे तो बड़े आराम से आप
इसको रोक के स्लाइड को जूम करके देख सकते हो, बहुत ब्यूटीफुल स्लाइड्स बनी हुई हैं। कहना देयर इज एक्सेस डिमांड, इन्फ्लेशनरी गैप, प्राइस टेंड्स टू राइज, रिसोर्सेज आर ओवर यूटिलाइज। ये इस पे आते हैं क्या इफेक्ट है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे पास आता है ये जो मैंने कहा डेफिशिएंट डिमांड। अब डेफिशिएंट डिमांड को देखो आप, डेफिशिएंट डिमांड में फिर वही बात है, दिस इज माई फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, एक्चुअल मेरा ये आ गया, दिस एक्चुअल। अब ये है डेफिशिएंट डिमांड, या तो कह दो ये इतना पोर्शन डेफिशिएंट डिमांड है, या ये दिस इज डिफ्लेशनरी गैप और डेफिशिएंट। बहुत सिंपल है, एक बार ऊपर बनाना है, एक बार नीचे बनाना है। तो देखो फ्रेंड्स बहुत सिस्टमेटिकली इस डायग्राम में चलते हैं, एक बार फिर से देख लो इसको, मैं जूम कर देता हूं, आप इसको देखो, यस बड़े ध्यान से देख लो, दिस इज डेफिशिएंट। अगर एक्सेस डिमांड होता तो ये मैं ऊपर से बनाता, एक बार ऊपर एक बार नीचे, बड़े इजीली आपको देखो, बड़े सिस्टमेटिकली समझना पड़ेगा, पहले फुल एम्प्लॉयमेंट को, फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट को, फिर ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट को। अगर ये समझ जाते हो तो ये कुछ रह ही नहीं गया। ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट इज एक्सेस डिमांड और अंडर एम्प्लॉयमेंट इज डेफिशिएंट डिमांड। फ्रेंड्स इसके बाद हम चलते हैं ये, अब इसके बाद थ्योरेटिकल पार्ट हमारा रह गया, डेफिशिएंट डिमांड भी हो गया। अब इसके बाद व्हाट आर दी कॉजेज ऑफ एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड, दोनों आपको सामने सामने बनाए हुए हमने, आपको इसमें मजा आएगा। देखो देखो एक्सेस डिमांड में डिमांड जरूरत से ज्यादा होती है, और डिमांड के ज्यादा होने का कारण क्या है, ये देखो आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ गया, राइज इन इनकम, वेल्थ, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, इजी क्रेडिट अवेलेबिलिटी, इसके कारण कंजम्पशन बढ़ गई, कंजम्पशन के कारण डिमांड बढ़ रही है। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ गया, नेट एक्सपोर्ट्स, ये सारे इनकम इंक्रीजिंग फैक्टर्स हैं, डिमांड इंक्रीजिंग फैक्टर्स हैं, इसके कारण एक्सेस डिमांड हो रही है। जब एक्सेस डिमांड हो तो डिमांड इंक्रीजिंग फैक्टर, और डेफिशिएंट डिमांड डिमांड डिक्रीजिंग फैक्टर्स, ये सारे इंक्रीजिंग, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया, नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ गए, मनी सप्लाई बढ़ गई, क्रेडिट कंडीशंस सिंपल कर दिए गवर्नमेंट ने, और फेवरेबल इकोनॉमिक एक्सपेक्टेशन आने वाले टाइम में फेवरेबल। और डेफिशिएंट डिमांड में बिल्कुल इसके उल्टा जाएंगे। देखो डेफिशिएंट डिमांड में जाते हैं डिक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सारे डिमांड डिक्रीजिंग फैक्टर्स हैं, डिक्रीज इन मनी सप्लाई, पेसिमिस्टिक इकोनॉमिक एक्सपेक्टेशन। फ्रेंड्स बहुत आराम से इसको रोको, बड़ी मोटी सी बात देखनी है कि इन्फ्लेशनरी गैप में डिमांड जरूरत से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि आपके ये फैक्टर्स काम कर रहे हैं। और डेफिशिएंट डिमांड में डिमांड कम है, क्यों है? क्योंकि आपके ये फैक्टर्स काम कर रहे हैं। आप स्लाइड को रोको, आराम से इसको पढ़ो, वेरी सिंपल। देन नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट इज दिस इफेक्ट ऑन इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, और ये मैंने देखा है कि आपको मिलता है। देखो पहले तो एक्सेस डिमांड, फुल एम्प्लॉयमेंट तो पहले से ही है। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट है तो ना तो आपकी इनकम बढ़ सकती है, ध्यान दो, देखो क्या कहता है कि इकोनॉमी इज ऑलरेडी इन ऑपरेटिंग एट फुल एम्प्लॉयमेंट, सो इनकम रिमेन्स कांस्टेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा इनकम हो नहीं सकती, ना आउटपुट बढ़ेगा ना एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। सिर्फ एक चीज है जो बढ़ेगी, वो है प्राइस, क्योंकि सिर्फ डिमांड बढ़ रही है, बाकी सारे ना सप्लाई बढ़ रही है, ना इनकम, ना आउटपुट, सब कांस्टेंट है। तो इसलिए इसमें ये आमतौर पे 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, इफेक्ट ऑन इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट। इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट रिमेन्स कांस्टेंट। और इफेक्ट्स ऑन डेफिशिएंट डिमांड, इनकम कम हो जाती है, आउटपुट इज लेस देन पोटेंशियल, एम्प्लॉयमेंट फॉल्स एंड प्राइसेस, जनरल प्राइस लेवल फॉल और राइजेस वेरी स्लोली, डिफ्लेशनरी प्रेशर और रिसेशनरी गैप में डेवलप, बहुत कम। तो पहले में तो सीधा इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट कांस्टेंट, प्राइसेस बढ़ रहे हैं। दूसरे में डाउन है इनकम आउटपुट, और जो प्राइसेस हैं ऑलमोस्ट स्टेबल और थोड़ा सा बढ़ता हुआ ट्रेंड दिखाते हैं।
नाउ दिस इज इफेक्ट ऑन इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसके बाद आता है हमारा, देखो हाउ टू करेक्ट दिस एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। फ्रेंड्स देखो इसके लिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है, देखो बैंकिंग में आप पढ़ोगे इसको, एक है मॉनेटरी मेजर्स, सबसे पहले हम मॉनेटरी कर रहे हैं, इसके बाद करेंगे फिस्कल मेजर्स। दो तरह के मेजर्स हैं, मॉनेटरी एंड फिस्कल मेजर्स। और मॉनेटरी मेजर्स में क्या है कि अगर एक्सेस डिमांड है तो आप मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो कि किसी तरह आपकी डिमांड कम हो जाए। और यूजुअली ये मॉनेटरी पॉलिसी यूजुअली क्या करता ही आरबीआई, जैसे इंडिया की बात करो तो आरबीआई करता है। अब इसमें ये 4-5 रेशियोज है जो काम कर रही हैं। एक है बैंक रेट, ओपन मार्केट, पहले हम करते हैं बैंक रेट एक, दूसरी कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सबसे पहले बैंक रेट। व्हाट इज बैंक रेट? बड़े सिंपल टर्म है जिसमें आरबीआई या सेंट्रल बैंक लेंड कर रहा है कमर्शियल बैंक्स को। देखो क्या कहता है बैंक रेट या रेपो रेट। रेपो रेट और बैंक रेट का डिफरेंस अभी बताता हूं। बैंक रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसपे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है। अब एक्सेस डिमांड है तो इस रेट को बढ़ा दिया जाता है। देखो बैंक रेट और रेपो रेट की डेफिनेशन एक है, लेकिन डिफरेंस ये है कि बैंक रेट इज क्रेडिट फॉर लॉन्ग टर्म पर्पसेस एंड रेपो रेट इज क्रेडिट फॉर शॉर्ट टर्म पर्पस। दोनों रेशियोज इंक्रीज कर दी जाती हैं इफ देयर इज एक्सेस डिमांड, और इफ देयर इज डेफिशिएंट डिमांड तो दोनों, आपको क्रेडिट को बढ़ाना है तो आप रेपो रेट, बैंक रेट ये कम कर दोगे। देन नेक्स्ट आता है कैश रिजर्व रेशियो। अब देखो फिर दो रेशियोज आ गई, सीआरआर एंड एसएलआर, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। कैश, देखो हर बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट्स का एक हिस्सा सेंट्रल बैंक के पास और एक अपने पास नेसेसरली रखना पड़ता है। मान लो कैश रिजर्व रेशियो 10% और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो 10% है, तो अगर बैंकिंग, अगर सो कह लो पंजाब नेशनल बैंक का डिपॉजिट 100 करोड़ का है तो 10 करोड़ तो उसको सेंट्रल बैंक के पास जमा कराने पड़ेंगे और 10 करोड़ उसको अपने पास कैश में रखने पड़ेंगे, और इसके बाद जो मनी है वो आगे एक्सपेंड कर सकता है। देखो ये बैंकिंग सिक्योरिटी के लिए दोनों रेशियोज बड़ी एसेंशियल है। कैश रिजर्व रेशियो जो आप सेंट्रल बैंक के पास जमा कराता है कमर्शियल बैंक, और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो अपने पास रखता है। अगर एक्सेस डिमांड है तो दोनों रेशियोज को बढ़ा दिया जाता है कि आपके पास, बैंक्स के पास पैसा कम छोड़ेंगे कि पहले 10% आपको 20% रखो, कि पहले 10% सीआरआर थी, 10% एसएलआर थी, तो 20 करोड़ रखते थे, अब 20% कर दिया तो 20 करोड़ आपकी कैश रिजर्व रेशियो होगी और 20 करोड़ होगी एसएलआर। 40 करोड़ चला गया, बाकी आपके पास रह गया 160, पहले था 180। तो क्रेडिट को कम करना है तो इन रेशियोज को बढ़ा दिया जाता है, और इसको इधर अगर करना है एक डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल तो क्रेडिट को एक्सपेंड किया जाता है, रेशियोज को कम कर दिया जाता है। बड़ी सिंपल सी बात है। 4 रेशियोज हैं, बैंक रेट, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर। याद रखो एक्सेस डिमांड में ये रेशियोज बढ़ाई जाती हैं, क्रेडिट को महंगा किया जाता है, और डेफिशिएंट डिमांड में ये रेशियोज कम किया जाता है। वेरी सिंपल, ये याद रखो। एक पॉइंट यहां पे ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसमें क्या है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को या तो सेल किया जाता है या परचेज किया जाता है। अब मैं मान लो आरबीआई हूं, मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को पब्लिक में सेल करूंगा तो मनी विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हैंड्स ऑफ पब्लिक टू सेंट्रल बैंक। Credit will be squeezed, money in the market will squeeze because the money is going from public to RBI. ठीक है, और अगर मैं ये रीपरचेज करता हूं, आपको सिक्योरिटी दिए हो, वापस लेता हूं आपको, तो आपको विद इंटरेस्ट वापस दूंगा, तो क्रेडिट विल एक्सपैंड। बड़ी सिंपल है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में एक्सेस में इस सिक्योरिटीज को सेल किया जाता है और डेफिशिएंट डिमांड में इसको परचेज किया जाता है। देन सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, ये क्या है? सिलेक्टिव क्रेडिट रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं कि इस कार लोन कम देना, हाउसिंग लोन कम देना, फॉरेन टूर के लिए लोन कम देना, कि आप सिलेक्टिव हो जाते हैं, कोटा फिक्स कर देते हो कि इससे ज्यादा आप क्रेडिट इसमें नहीं दे सकते, और अगर डेफिशिएंट डिमांड है तो ये सारे कंट्रोल्स हटा दिए जाते हैं। वेरी सिंपल। मार्जिन रिक्वायरमेंट, जब भी आप लोन देते हो, बैंक लोन देता है तो वो कोलेटरल सिक्योरिटीज मांगता है
कि मैंने कहा जी आपने 1 लाख का लोन लेना है तो 20,000 रुपया आपको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, मार्जिन देना पड़ेगा। अगर एक्सेस डिमांड है तो मार्जिन बढ़ा दिया जाता है कि 20,000 नहीं, अब आप 30,000 दो। और अगर डेफिशिएंट डिमांड है तो आप ये मार्जिन को कम कर दीजिए। बड़े फ्रेंड्स, बड़ी सिंपल सी बात है, याद रखो। एक्सेस डिमांड में कोशिश आपकी होती है मनी सप्लाई को कम करना, और डेफिशिएंट डिमांड में होती है मनी सप्लाई को बढ़ाना ताकि डिमांड बढ़े। इसमें एक्सेस डिमांड में डिमांड को कम करना है और डेफिशिएंट डिमांड में बढ़ाना। देखो फ्रेंड्स, इस स्लाइड को आप बड़े आराम से रोक के, इसको पूरे इंडिकेटर्स दिए हुए हैं इस स्लाइड में, आप इसको स्टडी करोगे तो यू विल एंजॉय। लास्ट स्लाइड है मेरी, ये देखो, दैट इज फिस्कल। फिस्कल होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। फिर वही बात है, एक्सेस है तो एक्सपेंडिचर्स को बढ़ाओगे, लोगों की इनकम को इंक्रीज करने की बात करोगे, टैक्सेस को रिड्यूस करोगे। और डेफिशिएंट में अगर एक्सेस डिमांड है तो एक्सपेंडिचर्स को कम और टैक्सेस को बढ़ाओगे, और अगर डेफिशिएंट डिमांड है तो एक्सपेंडिचर को ज्यादा और टैक्सेस को कम। देखो ये क्या लिखा है, इंक्रीज इन टैक्सेस एक्सेस डिमांड के लिए, यहां होगा रिडक्शन इन टैक्सेस, रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, रिडक्शन इन ट्रांसफर पेमेंट्स, इंक्रीज इन ट्रांसफर पेमेंट्स। ये क्या है, ये बेनिफिट्स जो है, सब्सिडीज, वेलफेयर पेमेंट्स एक्सेट्रा। डिले इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट, मतलब गवर्नमेंट ने जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो कम कर देती है, यहां करती है ज्यादा। और अगर टैक्स में मतलब रिलैक्स करोगे तो डेफिशिएंट डिमांड कंट्रोल होगी, और टाइट करोगे तो एक्सेस डिमांड कंट्रोल होगी। फ्रेंड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आप इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से हमने इसको एक्सप्लेन किया है, आप इसको ध्यान से देखो, स्लाइड्स को रोको, जूम करो, नोट्स बनाओ, आपको ये चैप्टर बहुत इजी लगेगा जिस हिसाब से मैंने इसको पिक किया है। आप इसको 1 बार 2 बार 3 बार देखो एंड यू विल फाइंड absolutely no problem in this concept of excess and deficient demand. So friends, this is my presentation for today. We will come back with some more interesting topics. Thank you. See you again. Do subscribe my channel. Thank you.